हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो पिछला वीडियो था आपके समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। जो आवर्तबीजी जो पौधे हैं उनके अंदर हम नर व मादा युग्मकोद्भिद जो है उनकी संरचना और उनके विकास के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आवर्तबीजी पादपों में जो मुख्य जनन अंग के रूप में जो होता है वो पुष्प होता है। लैंगिक जनन की जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वो एक पुष्प में संपन्न होती है, क्योंकि पुष्प में ही उसके लैंगिक जनन अंग शामिल होते हैं। आकारिकी की दृष्टि से एक जो पुष्प होता है वो रूपांतरित प्रवाह के रूप में पाया जाता है, जिसमें पुष्प वर्त के शीर्ष भाग में जो पर्व संधियाँ होती है या शीर्ष पर्व होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। पर्व संधियाँ आपस में बंधे रूप में और उर्वरक उपांगों के रूप में, सहायक उपांगों के रूप में पाई जाती है। पुष्प पत्र उनके ऊपर व्यवस्थित होते हैं, इसलिए पुष्प को बीजाणुधानी पर्व यानी बीजाणु को धारण करने वाला प्रवाह भी कहते हैं। सामान्यतः पुष्प में 4 प्रमुख भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं जो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। उसमें से एक है बाह्य दल पुंज, और मैंने कहा था बाह्य दल पुंज का एक सदस्य जो होता है वो बाह्य दल होता है, ये चक्र के रूप में पाया जाता है। दूसरा चक्र होता है वो दल पुंज का होता है, इसका एक सदस्य दल होता है। तीसरा जो चक्र होता है वो पुमंग होता है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था। उसका एक चक्र जो या एक सदस्य होता है वो पुंकेसर होता है। और जो चौथा चक्र है वो है जायान, और इसका एक सदस्य जो है वो है अंडक। अब हम सबसे पहले हम नर युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नर युग्मकोद्भिद में सबसे पहले हम पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आवर्तबीजी में जो मुख्य नर जनन अंग होता है वो क्या होता है? पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर, जिसे हम लघु बीजाणुधानी भी या लघु बीजाणु पर्व जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु पर्व भी कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, 3 भाग उसमें विभेदित रहता है पुंकेसर। एक तो होता है पूतंतु, एक होता है योजी और एक होता है प्रागकोश। इन 3 भागों से मिलकर के पुंकेसर बना होता है। जैसे एक लंबी संरचना होती है, उसके बाद में उसमें ऐसे एक संरचना पाई जाती है ना ये। तो ये जो लंबा, इसमें जो सबसे पहले पूतंतु होता है, ये पूतंतु पुंकेसर का सबसे लंबा वृत्तनुमा भाग होता है, जिसके शीर्ष पर ये शीर्ष भाग है, ये शीर्ष पर क्या स्थित होता है? प्रागकोश स्थित होता है। प्रारूपिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रागकोश में 2 पालियां पाई जाती है, एक 2 पालियां पाई जाती है, जो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? योजी के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, संधित रहती है। योजी एक बंधे उत्तक होता है जो इन दोनों प्रागकोशों को आपस में जोड़ करके रखता है। प्रागकोश की प्रत्येक पाली में, प्रागकोश की अगर इसको खोलेंगे तो प्रागकोश की प्रत्येक पाली ऐसे 2 प्रकोष्ठों में संयोजित होती है, ऐसे 2 प्रकोष्ठों में संयोजित होती है, जुड़ी हुई रहती है, 2 प्रकोष्ठों में पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रागकोश या प्रागपुट, जिन्हें या तो प्रागकोश कहते हैं या प्रागपुट कहते हैं, या फिर आप कह दीजिए लघु बीजाणुधानी कह दीजिए। अतः प्रत्येक जो द्विपालित है लघु बीजाणुधानी या प्रागकोश, ये अंत में क्या हो जाती है? मतलब ये फिर 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। 4 लघु बीजाणुधानी, छोटी लघु बीजाणुधानी में क्या हो जाती है? जुड़ी होती है। ये मालवेशी कुल के सदस्यों में प्रागकोश एक पालित होता है। मालवेशी जो कुल के सदस्य हैं उसमें जो प्रागकोश होता है वो एक पालित होता है, अर्थात केवल एक पाली पाई जाती है, उसके अंदर 2 पालियां नहीं पाई जाती, जिसमें केवल 2 लघु बीजाणु, एक पालित होता है केवल ऐसे, और उसमें 2 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इन बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु
और अथवा परागकणों का विकास होता है, यानी इनमें के अंदर क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें इसकी आंतरिक संरचना के लिए, तो विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि परागकोश एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा, यानी इसमें क्या पाया जाता है, एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा पाई जाती है। बाह्य त्वचा होती है, ये बाह्य त्वचा द्वारा आवृत अविभेदित कोशिकाओं का, इसमें अविभेदित कोशिकाएं जो विभाजनशील नहीं पाई जाती है, विभाजनशील की क्षमता नहीं होती है, वो कोशिकाओं का एक समूह इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या होता है, 4 परागपुटों का विभेदन होता है। 4 परागपुट ऐसे विभेदित हो जाता है। जैसे इसका हम और तरीके से अध्ययन करें तो ये 4 परागपुटों में अध्ययन कर लेता है। ऐसे अब यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। जो 4 परागपुटों में ये क्या रहता है, विभेदित रहता है। प्रत्येक परागपुट, जो 4 परागपुट होते हैं उसमें प्रत्येक में कोशिकाएं पाई जाती है हाइड्रोपिक, हाइड्रोमल कोशिकाएं पाई जाती है, अधस्त्वचक आंतरिक सतह पर स्थित कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो आकार में तो बड़ी होती है और सघन जीवद्रव्य यानी जीवद्रव्य की मात्रा इनमें ज़्यादा पाई जाती है, जिन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है, एक्रोप्सिल सेल्स कहा जाता है। प्रपशु कोशिकाएं, ये जो जीवद्रव्य कोशिकाएं जो होती है इनको कहा जाता है प्रपशु कोशिकाएं। जीवद्रव्य कोशिकाएं होती है जिनको एक्रोप्सिल कोशिकाएं कहते हैं। परागकोश का परिवर्धन, जो परागकोश है, ये वाला परागकोश पूरा है, उसका परिवर्धन क्या होता है, लघु बीजाणुधानियों प्रकार का होता है। लघु बीजाणु यानी इसमें छोटी छोटी लघु बीजाणुएं जो 4 पालित हो, 4 भागों में बटी हुई रहती है, वो पाया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में एक ही, यानी जैसे जैसे इसमें बदलाव आता है, एक से अधिक बीजाणुधानियां जो होती है, एक से अधिक जो बीजाणुधानियां वो प्रारंभिक अवस्थाओं से बीजाणुधानीय परागकोश का परिवर्तन होता है। यानी शुरुआत की बीजाणुधानियों से ही क्या होती है, बाद की जो परागकोश कोशिकाएं होती है, ये बीजाणुधानीय प्रारंभिक कोशिकाएं होती है, परागपुट होता है, उनका परिवर्तन होता है। और इनकी जो 2 कोशिकाएं होती है, कौन सी, जिसका हमने निर्माण किया था, प्रपशु कोशिकाएं, ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके द्वारा 2 कोशिकाएं बनती है, एक तो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं और दूसरी जो होती है वो प्राथमिक बीजाणुजन। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, परागकोश इस भित्ति का निर्माण करती है जो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं जो होती है। जबकि प्राथमिक बीजाणु जो कोशिकाएं होती है वो सीधाणु क्या करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है, अथवा सूत्री विभाजन द्वारा। जब इसमें सूत्री विभाजन होता है तो इसके द्वारा ये क्या करती है, लघु बीजाणु या बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो बाद में लघु बीजाणु क्या करते हैं, मात्र कोशिकाओं का कार्य करती है, मात्र कोशिकाओं को बनाने में कार्य करती है। प्रत्येक परागकोश होता है परिवर्तन के फलस्वरूप 2 स्पष्ट भागों में विभाजित होता है। एक तो परागकोश भित्ति, एक तो होता है परागकोश भित्ति और दूसरा होता है बीजाणुजन कोशिकाएं। इन 2 भागों में ये डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब जो परागकोश से परिवर्तन के फलस्वरूप ये 2 स्पष्ट भागों में विभाजित होता है, एक परागकोश भित्ति के अंदर और एक बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर। तो सबसे पहले हम परागकोश भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। जो परागकोश भित्ति होती है, परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो है उससे होता है, और परिपक्व अवस्था के अनुप्रस्थ काट में जब ये प्राथमिक वित्तीय कोशिका के द्वारा इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, तो जब ये प्रारंभिक परिपक्व अवस्था होती है तो उसके अनुप्रस्थ काट में ये 4 भागों में विभेदित हो जाता है। 4 भागों में विभेदित हो जाता है। कौन कौन से 4 भाग आ जाते हैं इसके, एक तो आ जाती है बाह्य त्वचा, एक आ जाती है अंतस्थितियम, एक आ जाती है मध्य स्तर, और एक हो जाता है टेपिटम, या जिसको हम कह सकते हैं पोषोत्तक कोशिका, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि जो परागकोश होता है उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जैसे हम इसको ऐसे डिवाइड कर लें, अब इसमें जैसे ये जो परागकोश भित्ति और बीजाणुजन कोशिकाएं है, उसका पहला है परागकोश भित्ति। अब इस परागकोश भित्ति में ये 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। निर्माण होता है उसे
जो हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है प्राकोष भित्ति के द्वारा। ये 4 भागों में डिवाइड होती है, बाह्य त्वचा, अंतःस्थितियम और मध्य परत और टेपिटम। तो बाह्य त्वचा है प्राकोष भित्ति का जो सबसे बाह्य कोशिकाओं का आवरण होता है, ये वाला, ये कहलाता है बाह्य त्वचा। सबसे बाहरी आवरण जो होता है प्राकोष कोशिका भित्ति होगा, ये क्या करती है, प्राकोष कोशिका की सुरक्षा का कार्य करती है, इस प्राकोष की सुरक्षा का कार्य करती है। परिपक्व प्राकोशिकाओं को बाह्य कोशिकाएं स्पर्श रेखा दिशा में दीर्घ त्वचा चपटी हो जाती है, यानी क्या होती है, दीर्घ थोड़ी लंबी हो जाती है और चपटी आकार की बन जाती है। दूसरा आता है अंतःस्थितियम, तो इसके अंदर की जो ये संरचना है बाह्य त्वचा के नीचे की, बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे क्या पाई जाती है, कोशिकाओं का एक एकल स्तर पाया जाता है, एक ही स्तर में पाई जाती है, जिसमें कोशिकाएं मोटी हो जाती है और तिर्य्य दीर्घित हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक जो स्पर्श रेखा भित्ति में जो होता है अल्फा सेल्यूलोज जो होता है, उसके जम जाने से इसकी जो संरचना होती है वो रेशेदार हो जाती है, रेशेदार हो जाती है इसकी संरचना, और रेशेदार होने से इसमें यू आकार की पट्टियां बन जाती है, ऐसे यू आकार की पट्टियां बन जाती है। ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्रही प्रकृति की होती है, यानी आर्द्रता को ग्रहण करने वाली होती है। शुष्क अवस्था में इनमें क्या हो जाता है, खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये वैसे तो आर्द्रता को ग्रहण करती है, लेकिन जब इसकी शुष्क अवस्था या फिर सूखी अवस्था होती है तो इसमें खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्राकोष का क्या हो जाता है, प्रस्फुटन हो जाता है, प्राकोष फूट जाता है। तीसरा आता है मध्य स्तर, तो इसमें अंतःस्थितियम के अंदर की ओर, इस अंतःस्थितियम जो अंतःस्थितियम है इसके अंदर की ओर 2-3 परतें, इसकी 1 से 3 परतें, 1 से 3 परतें की कोशिकाओं का जो स्तर होता है वो कहलाता है मध्य स्तर। 1 से 3 कोशिकाओं का स्तर मध्य स्तर कहलाता है। ये क्या करती है कोशिकाएं, पतली भित्ति युक्त और अल्पकालिक होती है, कुछ समय तक ही रहती है, फिर चली जाती है। फिर चौथा आता है इसका टेपिटम वाला भाग, चौथा आता है अंदर वाला टेपिटम, जिसको हम पोषोतक भी कहते हैं। ये प्राकोष भित्ति का सबसे आंतरिक और क्या पाया जाता है, विशिष्ट स्तर होता है, जो क्या करता है, बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर, बीजाणुजन ऊतक के यहाँ बीजाणु पाए जाते हैं, तो उस ऊतक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में ये पाए जाते हैं। ये चतुष्क अवस्था और पूर्ण स्तर विकसित हो जाता है, इनके द्वारा क्या हो जाता है, चतुष्क अवस्था आ जाती है, 4 भागों में बंटने वाली व्यवस्था। इसके अलावा ये स्तर पूर्ण रूप से विकसित होता है। टेपिटम कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है वो सघन और केंद्रीय स्पष्ट होता है। एक तो कोशिका द्रव्य सघन होता है और एक केंद्र क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। परिपक्व अवस्था में ये केंद्र बहुकेंद्रिक हो जाते हैं, केंद्रक ज्यादा होते हैं और बहुगुणित हो जाते हैं। आवर्त बीजी पादपों में कोशिकाओं का के स्वभाव के आधार पर, कोशिकाओं का कैसा स्वभाव है, क्या काम करते हैं, उसके आधार पर टेपिटम 2 प्रकार का, एक अमीबीय प्रकार का और एक ग्रंथिल टेपिटम, यानी गांठ के रूप में, या अमीबियम जो अनिश्चित आकार का होता है। ये टेपिटम कोशिकाओं जो होता है वो वशीय प्रकृति का होने के कारण में गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, यानी इसमें वर्षाव की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इसकी संरचनाएं कैसी होती है, गोलाकार संरचनाओं के रूप में ये पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रोयोबिस काय के रूप में पाई जाती है। परागकणों में परिवर्तन जो होता है, परागकण जो बदलते हैं या परिवर्तन जो होता है, उसमें टेपिटम क्या करता है, पोषण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, यानी परागकोशिकाओं का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो प्रदान करता है कौन, टेपिटम। टेपिटम का हास परागकणों के विकास से पूर्ण हो जाता है, यानी यदि किसी परागकोश के अंदर टेपिटम का हास हो जाए तो वो परागकोण के विकास से पूर्ण हो जाता है। उसके परागकण मध्य अथवा रुद्ध अवस्था में, बंधे अवस्था में, यानी कि परागकण जो होते हैं वो या तो बंधे हुए रहते हैं या फिर रुद्ध वृद्धि करते हैं, रुद्ध वृद्धि होती है बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब कम समय में। अब एक तो हो गया मध्य भित्ति, एक ये प्राथमिक भित्ति वाला हो गया। अब इसका दूसरा भाग है वो है बीजाणुजन, ये लघु बीजाणुजन की बात करें हम। पहला तो हम प्राथमिक भित्ति जो हमने स्तर लिया था प्राथमिक भित्ति के द्वारा प्राकोष भित्ति का निर्माण होने के लिए, जिसमें 4 भाग स्थिर हो गए। अब जो दूसरा भाग है इसका बीजाणुजन, वो देखेंगे। तो बीजाणुजन कोशिकाओं में क्या होगा, प्राकोष में प्राकोष भित्ति द्वारा, ये जो प्राकोष है इसमें जो प्राकोष भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। आवृत कोशिकाओं का अंदर की जो सारी कोशिकाओं का जो समूह पाया जाता है उनको बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। जो छोटे छोटे लघु बीजाणु होते हैं जिनके द्वारा ये बीजाणु बड़े होकर के नए पादपों का निर्माण कर सकते हैं, तो उन मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, यानी प्रत्येक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो विभाजन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, उनके द्वारा क्या करते हैं वो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। अब दूसरा जो इनका पार्ट है, प्राथमिक भित्ति कोशिका तो हो गई, दूसरा जो पार्ट है वो है इसका लघु बीजाणुजन। ये प्राथमिक कोशिका भित्ति स्तर तो हो गया, अब लघु बीजाणुजन यानी बीजाणुओं की स्थिति, लघु बीजाणुजन। इसमें क्या होता है, प्राकोष
के प्राकोष के लघु बीजाणु प्राकोष की जो लघु बीजाणु होती है उसमें उपस्थित द्विगुणित जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में वृद्धि करते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वो क्या करते हैं 1 से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। फिर बाद में वो धीरे धीरे वृद्धि करके निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इसको हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्राकोष की जो लघु बीजाणुधानी में गाढ़ा जीव द्रव्य पाया जाता है। गाढ़े जीव द्रव्य वाली कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब जीव द्रव्य बिल्कुल गाढ़ा पाया जाता है, ठोस पाया जाता है, उनको हम प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, लघु बीजाणु जनन जो होता है वो प्राग या मात्र कोशिकाओं का निर्माण करता है जो द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित 2n कंडीशन में पाई जाती है। प्रत्येक सक्रिय जो लघु बीजाणु होते हैं मात्र कोशिका अष्टसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु अथवा प्राकणों का निर्माण करती है। यानी एक से क्या करेंगे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करेंगे जो ऐसे चतुष्क और वो इस प्रकार चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। पहला जो चतुष्क आता है वो आता है चतुष्फलकीय। पहला जो चतुष्क आता है वो आता है चतुष्फलकीय। इसमें क्या होता है, चतुष्फलकीय ऐसे, तो इसमें ये चतुष्फल की अवस्था आती है। इसमें एक ओर से देखने पर, हम सामने से देखते हैं तो केवल 3 लघु बीजाणु हमको दिखाई देता है और चौथा जो लघु बीजाणु होता है वो इनके पीछे की तरफ स्थित होता है। अधिकांशतः द्विबीजभेदी पादपों में ऐसा होता है। ये चतुष्फल के यानी लघु बीजाणुओं की स्थिति चतुष्क के रूप में पाई जाती है। लघु बीजाणुओं में जो जनन होता है उसमें चतुष्क के रूप में इनकी स्थितियां पाई जाती है। तो पहला चतुष्क होता है चतुष्फल के रूप में, यानी इसमें सब सामने से देखते हैं तो 3 लघु बीजाणु हमको दिखाई देते हैं और चौथा जो होता है वो उनके पीछे की ओर स्थित होता है। ऐसी कंडीशन होती है। दूसरा जो होता है वो समद्विपार्श्वक होता है। समद्विपार्श्वक में क्या होता है कि ऐसे ये अवस्था पाई जाती है। इसमें चतुष्क के जो चारों लघु बीजाणु होते हैं वो एक ही तल में हमको सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि एक बीजपत्री पादप। तीसरा होता है वो होता है क्रोशित। क्रोशित में ऐसे, तो इनमें क्या होता है ऐसे 1 2 3 ऐसे क्रोशित होता है। क्रोशित का मतलब ये इसमें 2 लघु बीजाणु तो क्या हो रहते हैं, 2 लघु बीजाणु तो एक दूसरे से क्या बनाते हैं समपूर्ण। ऐसे 2 लघु बीजाणु तो एक दूसरे के समपूर्ण बनाते हैं। जिससे ऊपर वाले युग्म के दोनों लघु बीजाणु, इसमें क्या होता है ऊपर वाले दोनों जो लघु बीजाणु होते हैं वो नीचे वाले युग्म का एक बीजाणु दिखाई देता है। ऊपर 2 लघु बीजाणु, नीचे एक लघु बीजाणु, यानी दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं समकोण बनाते हैं। जिससे ऊपर तो 2 नीचे एक लघु बीजाणु हमको दिखाई देता है। उदाहरण मैग्नोलिया। और चौथा जो होता है वो आता है टी आकार। टी आकार में क्या होता है कि हमको ऐसी अवस्था पाई जाती है जैसे ये टी आकार हो गए 4 लघु बीजाणु। इसमें क्या होते हैं कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो इनमें चतुष्क के 2 लघु बीजाणु तो क्या होते हैं अनुप्रस्थ होते हैं, ये अनुप्रस्थ, और 2 क्या हो गए लंबवत होते हैं। तो टी आकार बन जाता है ऐसे, है ना। उदाहरण के लिए एस्ट्रोलोकिया। इसके अलावा 5वां जो होता है वो रैखिक होता है। रैखिक यानी जो चारों लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं ऐसे। चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक रेखिक क्रम में विन्यासित होते हैं इस प्रकार। तो पहला तो हो गया चतुष्फलकीय, जिसमें 3 लघु बीजाणु सामने दिखाई देंगे, एक पीछे की ओर स्थित होगा, सभी द्विबीजपत्री पौधे। समद्विपार्श्वक में क्या होते हैं कि 2 लघु बीजाणु ऊपर, 2 चारों एक ही तल में स्थित दिखाई देते हैं, एक बीजपत्री पौधे में। क्रोशित में क्या होते हैं ऊपर 2 नीचे एक दिखाई देता है और एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जैसे कि मैग्नोलिया। और एक में टी आकार में टी शेप में पाए जाते हैं, 2 अनुप्रस्थ 2 लंबवत पाए जाते हैं, जैसे एस्ट्रोलिकिया। और रैखिक में चारों एक रेखा क्रम में उपस्थित होते हैं, जैसे कि हेलोफिला। तो इस प्रकार ये लघु बीजाणु जनन की अवस्थाएं आ जाती है चतुष्क के रूप में। क्योंकि 4 लघु बीजाणु जनन होते हैं, 4 लघु बीजाणु जनन 4 भागों में पाया जाता है, तो चतुष्क के रूप में ये अवस्था हो जाता है। इस प्रकार जब लघु बीजाणुओं के मध्य लघु बीजाणु ऐसे लघु बीजाणु अवस्था पाई जाती है, ऐसे मान लीजिए इनके अंदर लघु बीजाणु पाए जाते हैं, तो लघु बीजाणुओं के मध्य क्या पाया जाता है इनमें यहाँ पर
केलोज पाया जाता है, केलोज एंजाइम। केलोज एंजाइम द्वारा निर्मित भित्ति होती है, ये वाली भित्ति केलोज एंजाइम द्वारा निर्मित होती है। इस भित्ति के केलेज एंजाइम द्वारा विघटन होने से, जब केलेज एंजाइम द्वारा विघटन होता है तो लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं। वो जो चतुष्क की अवस्था बताई थी उनसे क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और इनका आकार गोलाकार हो जाता है। ये गोल अवस्था में आ जाते हैं लघु बीजाणु इनके अंदर। इस अवस्था में आकार गोलाकार, इस परागकोण है ये क्या, इनको जब ये गोलाकार अवस्था में आ जाती है तो इनको क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और ये लघु बीजाणु में स्वतंत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं। कुछ पादों में परागकण क्या होते हैं, परस्पर मिल करके आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ कर करके एक विशेष संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पराग पिंड, जिसको हम कहते हैं पराग पिंड या पेलोनियम का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ आर्किड्स या आक का जो पौधा होता है उनके अंदर ड्रोसेरा या टाइफा आदि में क्या होते हैं, अनेक परागकण जो होते हैं चतुष्क परस्पर संलग्न होकर के, चतुष्क के आपस में जुड़ करके परागकणों का निर्माण करते हैं। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, 4 से अधिक, वैसे नॉर्मल हम 4 होते हैं, 4 की अवस्था हम पढ़ चुके हैं, लेकिन 4 से ज्यादा हो किसी चतुष्क में लघु बीजाणु तो उनको क्या कहते हैं, बहुबीजाणुता, बहुबीजाणुता कहते हैं। अब कहते हैं परागकोश स्फुटन। पराग कोशों का स्फुटन कैसे होता है, परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन, परिपक्व परागकोश की भित्ति, परिपक्व जो परागकोश होता है उसकी भित्ति के फटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब वो परागकोश फट जाता है तो उसको परागकोश स्फुटन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंतःशिथियम की जो संरचना होती है, जो हमने बाह्य त्वचा के नीचे वाली स्थिति पढ़ी थी, उसकी औष्ठ कोशिकाएं जो होती है, जो कोशिका होती है वो सूख जाती है और फूट जाती है, सूख करके वो फूट जाती है। इनका प्रस्फुटन जो होता है वो निम्न स्थितियों में होता है। एक तो अनुप्रस्थ, यानी इस प्रकार से, जैसे ये परागकोश है तो अनुप्रस्थ ऐसे हो गया है ना, तो इस प्रकार के इसमें परागकोश की जो कोशिकाएं होती है, पालियां जो होती है, वो परागकोश के अनुप्रस्थ प्रस्फुटित हो जाती है, उदाहरण तुलसी। दूसरा होता है लंबवत, लंबवत में जैसे परागकोश होता है तो ऐसे लंबवत फूट जाती है, इस प्रकार इसमें पालियां लंबवत स्फुटित हो जाती है, उदाहरण धतूरा। तीसरा होता है छिद्र में, छिद्र में स्फुटन। तो छिद्र में स्फुटन में क्या होता है, इसमें परागकोश के शीर्ष से क्या होता है, 1 या 2 क्या बन जाते हैं, छिद्र, शीर्ष भाग में 1 या 2 छिद्र बन जाते हैं, जिससे परागकण बाहर निकल जाते हैं, उदाहरण मकोई। और चौथा होता है कपाटीय, कपाटीय, यानी इसमें क्या होता है, परागकोश में 1 या 2 क्या बन जाते हैं, कपाट बन जाते हैं और उससे परागकण बाहर निकल जाते हैं, तो उससे जैसे बारबेरी, ये उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार परागकोश का इसमें क्या हो जाता है, प्रस्फुटन हो जाता है। अब नर युग्मकोद्भिद की हम संरचना को पढ़ते हैं। नर जो युग्मकोद्भिद है उसकी संरचना को पढ़ते हैं, नर युग्मकोद्भिद, इसकी संरचना को पढ़ते हैं। अंकुरित परागकण जो होता है, अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण, उसको हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसका परिवर्धन किसके द्वारा होता है, परागकणों से होता है। लघु बीजाणु या परागकण, जो लघु बीजाणु होते हैं या परागकण जो होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु प्रथम कोशिका, यानी कि जो बिल्कुल छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं। लघु बीजाणु की प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में परागकण का केंद्र तो क्या होता है, विभाजित होता है, केंद्रक विभाजित होता है, और एक छोटी मूषाकार, छोटी मसूराकार संरचना, मसूराकार यानी बिल्कुल छोटी कील के आकार की संरचना जनन कोशिका, और एक बड़ी जो काय कोशिका होती है उसका निर्माण करती है। तत्पश्चात जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा, जो जनन कोशिका होती है उमंग वाली, वो समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, परागकण की संरचना में क्या होता है कि प्रत्येक परागकण क्या कैसा होता है, एक कोशिक, एक कोशिक, इसके अलावा एक केंद्र की, एक कोशिक, एक केंद्र की और अगुणित, अगुणित और गोलाकार संरचना होती है प्रत्येक जो परागकण होते हैं। इनका केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य 2 स्पष्ट भित्तियों द्वारा घिरे रहते हैं। बाह्य भित्ति, जो बाह्य भित्ति होती है उसको क्या कहते हैं, बाह्य चोल, बाह्य भित्ति होती है उसको बाह्य चोल कहते हैं, और आंतरिक जो भित्ति होती है उसको अंतःचोल कहते हैं। 2 भागों में बटे रहते हैं, कौन कौन, केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य 2 भागों में बटे रहते हैं, 2 भित्तियों द्वारा घिरे रहते हैं। बाह्य भित्ति को बाह्य चोल, आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल जो होता है वो होता है मोटा, खुरदरा, मोटा, खुरदरा, और इसमें मोटा, खुरदरा, जो बाह्य चोल होता है वो मोटा, खुरदरा
और विभिन्न प्रकार के जो अलंकरण होते हैं, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उनके द्वारा युक्त होते हैं। ये अलंकरण जो होते हैं यानी इनमें जो संरचनाएं पाई जाती है जालिकावत होती है, धारदार होती है, इसके अलावा कांटेदार प्रकार की पाई जाती है। बाह्य चोल में एक विशेष रासायनिक पदार्थ होता है स्पोपोलरीन। कौन सा? एक रासायनिक पदार्थ होता है स्पोपोलरीन, उसके द्वारा ये निर्मित होती है। इनका भौतिक और जैविक जो अपघटन होता है वो आसानी से नहीं होता, क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? स्पोरोपोलोनिन। तो इसका आसानी से अपघटन नहीं होता, इसलिए ये परागकण का क्या करता है? प्रतिरोधी बनाता है। बाह्य चोल पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं भी पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र। बाह्य चोल पर पाई जाती है छोटी छोटी संरचनाएं, छिद्रयुक्त छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम जनन छिद्र कहते हैं। इनकी संख्या प्राय 1 या 3 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है। इन्हीं जनन छिद्रों से परागकण क्या करते हैं? अंकुरित होता है। परागकण अंकुरित होकर के फिर जननों का निर्माण करता है। अंतःचोल थोड़ा पतला होता है, पतला कोमल और झिल्लीनुमा। अंतःचोल जो होता है पतला, कोमल और झिल्लीनुमा होता है, जिनमें पैक्टिन और सेल्यूलोज द्वारा ये निर्मित होता है। अनेक जो कीट होते हैं वो परागित पुष्पों के जो परागकणों को की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है। अनेक कीटों के जो परागित पुष्प होते हैं, अनेक कीट परागित पुष्पों के परागकण की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, यानी तेल परत का निर्माण छोड़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलन कीट कहते हैं। उन कीटों को पोलन कीट कहते हैं, जिसमें परागकणों का जो विशेष रंग होता है, या जो चिपचिपापन होता है, या विशिष्ट गंध होती है, वो इसी परत के कारण होती है। कौन सी की जो पोलन परत आती है? पोलन कीट परत आती है, जिस पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसको हम तेलीय परत बोलते हैं। उसके कारण इनमें क्या होता है? एक विशेष रंग आता है, चिपचिपापन आता है, गंध आती है। इस पोलन कीट के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों का जो संश्लेषण होता है वो टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो हमने पीछे वाले टॉपिक में टेपिटम कोशिकाएं हमने पढ़ी थी, कि इसके अंदर जिसमें प्राकोश भित्ति के अंदर जो चौथा भाग आता है टेपिटम कोशिकाएं, उनके द्वारा। यद्यपि पोलन कीट का कोई कार्य निश्चित तो नहीं है, यानी कोई कार्य निश्चित नहीं है, कुछ भी कार्य ये करने में सहायक हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है, यानी पुष्पों पर कीटों को आकर्षित करने में सहायक होता है। इसका चिपचिपा स्वभाव परागकण कीटों को शरीर से चिपकाने में मदद करता है। इसके अलावा ये परागकणों की पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? रक्षा करता है। युग्मकोद्भिद और टेपिटम कोशिका द्वारा उत्पन्न प्रोटीन जो होता है, युग्मकोद्भिद होता है और जो टेपिटम कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा जो उत्पन्न प्रोटीन बाह्य चोल की गुहिकाओं और रिक्त स्थलों में भरे रहते हैं। बाह्य चाल की जो कोशिकाएं होती है, गुहिकाएं होती है, रिक्त स्थान होते हैं, उसमें ये भरे रहते हैं टेपिटम में, ये जो प्रोटीन बाह्य चोल। इसके अलावा जो परागकण के नमी के संपर्क में आते हैं, जो परागकण होते हैं वो जब नमी के संपर्क में आते हैं तो इन स्थलों से बाहर आ जाते हैं। उन गुहिकाओं से या कोशिकाओं जो रिक्त स्थल होते हैं उनसे क्या आ जाते हैं? ये परागकण बाहर आ जाते हैं और वातावरण में फैल करके क्या करते हैं? मनुष्य में ज्वर यानी कि बुखार तथा विभिन्न प्रकार के पराग एलर्जी, या तो बुखार हो, पराग एलर्जी संबंधी जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन पराग स्त्री कैसर पारस्परिक क्रिया उत्पन्न करके निषेचन वर्तिकाग्रों को पहचाने मरते हैं। यानी कुछ प्रोटीन युक्त जो परागकण होते हैं वो क्या करते हैं? स्त्री कैसर पारस्परिक क्रिया उत्पन्न करके, पराग स्त्री कैसर पारस्परिक क्रिया उत्पन्न करके क्या करते हैं? निषेच्य वर्तिकाग्र को पहचानने में, यानी कि जो मादा जनन वाला भाग होता है उसको पहचानने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इस प्रकार जो नरयुग्मकोद्भिद की जो संरचना होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये थोड़ा पार्ट थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे। अब ये एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमने जो संरचनाएं हैं उसका विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि दोबारा हम थोड़ा सा डिक्लेरेशन कर देते हैं नरयुग्मकोद्भिद की संरचना, जिसमें हमने उसकी पुंकेसर की संरचना को समझा। इसके अलावा उसके जो 4 भाग होते हैं, परागकोश भित्ति, बाह्य त्वचा, अंतःस्थितियम, मध्यस्तर टेपिटम उनका, और फिर लघु बीजाणु जनन है ना। लघु बीजाणु जनन में जो चतुष्फल की अवस्था पढ़ी हमने, चतुष्कों की स्थिति, परागकणों की स्थिति चतुष्क के रूप में, चतुष्फलकीय, क्रोशित, समद्विपार्श्विक, टी आकार, रेखिक ये पढ़ी। और फिर लघु बीजाणुओं की संरचना यानी जो बंधे होते हैं पोलिनियम परागपिंड वाली अवस्था, फिर परागकोश स्फुटन जिसमें अनुप्रस्थ वगैरह लंबवत छिद्र में, इन संरचनाओं को हमने क्लियर किया। फिर नरयुग्मकोद्भिद की संरचना और
पराग कण की संरचना के बारे में हमने पढ़ा कि वो कोशिकीय केंद्रिक या गुणित गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। 2 अवस्था पाई जाती है, बाह्य चोल अंतःचोल। बाह्य चोल में मोटा खुरदरा स्तर भाग होता है, अंतःचोल पतला कोमल झिल्लीनुमा होता है। जनन छिद्र में 1 से 3 भाग होते हैं। अब हम कल जो टॉपिक नया आएगा अपना वो आएगा नर युग्मकों का परिवर्धन, इसके अलावा मादा युग्मकों की संरचना और उनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इस टॉपिक से कोई समस्या हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो समस्या आती है आपके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा वो कल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।